नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव। आप सभी को बिहार एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं का हिंदी भाग 2 भीमराव अंबेडकर के बारे में आज फर्स्ट चैप्टर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तोव, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों, उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधन बाबा साहेब अपने समय के सुपरिचित जाने में से एक थे। दोस्तों, बाबा साहेब अपने समय में बहुत ही अच्छे थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश ने के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। दोस्तों, बड़ौदा नरेश ने उनको प्रोत्साहन करके उच्च शिक्षा के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिए। फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। दोस्तों, अमेरिका पढ़ लेने के बाद फिर वहां से लंदन इंग्लैंड चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरी वैदिक बांड अनुवाद के जरिए पढ़ा। दोस्तों, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और वैदिक बांड के अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र के अनेक मौलिक संस्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांस, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्या बनकर उभरे। दोस्तों, मीमांस, विवेदा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षावाद व धर्म के उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर ज्ञान अर्पण कर लिए। स्वदेश में कुछ समय के लिए उन्होंने वकालत भी की है। दोस्तों, वहाँ रहते भर में दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कुछ समय के लिए उन्होंने वकालत भी वहाँ किए। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। दोस्तों, उन्होंने छूत और अछूत को दूर करने के लिए और स्त्रियों और मजदूर को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जिसमें से पहला बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये भीमराव अंबेडकर के 3 कि प्रेरक व्यक्ति जो साथ देना कुछ समय के लिए। दोस्तों, भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठ संपन्न के कारण ही हम आजों ने भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। दोस्तों, हमारे भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान निर्माण किए। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। दोस्तों, दिल्ली में बाबा साहेब को 1956 ईस्वी में मृत्यु हो गया। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचर्चेबल्स हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्यूज, बुद्धा एंड हिमधम्मा, शॉर्ट्स ऑल लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइट एंड कॉल ऑफ द हिंदू, विमेन एलिहेशन ऑफ द आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वर्ड भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वर्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। दोस्तों, बाबा साहेब का जो लिखी हुई पुस्तक उन्होंने हिंदी में संपूर्ण वर्ड में भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के द्वारा उन्होंने 21 खंडों में प्रकाशित करा चुके हैं। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी में रूपांतरित जाति भेद व स्वच्छेद के किंचित संपादन के साथ लिया गया है।
दोस्तों एलिहेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है दोस्तों, इनके ललाई सिंह यादव के द्वारा किए गए रूपांतरित जाति भेद को चिंतित संपादन के लिए लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़कर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। दोस्तों यह भाषण को लाहौर में होने वाले सम्मेलन भाषण के लिए प्रस्तुत किया गया था, परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति बन न सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। दोस्तों क्रांतिकारी हो जाने के कारण दृष्टि में आयोजन पूर्णतः सहमति नहीं बन सका। इसके कारण जो भाषण देना था वो स्थगित हो गया और यह पढ़ ना जा सका। दोस्तों स्थगित हो जाने के कारण यह भाषण पढ़ नहीं जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इस स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषम पूर्वक सामाजिक आधार रूढ़ पूर्वाहों और लोकतंत्र के उसकी अव्यवस्थक प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विरोध विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सकता है। भारतीय लोकतंत्र की भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। दोस्तों हम अगले पेज की ओर आए और में इनकी जो भाषण है वो लिखी गई है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे विडंबना का मतलब होता है उपहास। दोस्तों उपहास की जातिवाद में की कमी नहीं है। इसके पोषकों के कई आधार पर इनके समर्थक करते हैं। समर्थक का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन के आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंची नीची करार करती है। दोस्तों यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि एक दूसरों को ऊंच नीच की अपेक्षा दिखाती है कि वो नीच है वो ऊंच है, जो किसी विश्व में किसी भी समाज में यह नहीं पाया जाता। दोस्तों दुनिया के किसी भी देश में यह ऊंच नीच और जाति प्रथा नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करे। दोस्तों इसमें यह बतलाया गया है कि पेशा या कार्य का चुनाव वह व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, वो अपने अनुसार दोस्तों जा सकता है। और दोस्तों स्वेच्छा का मतलब ही होता है दोस्तों अपनी इच्छा का वो अपने चुनाव कर सकता है।
इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा को दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। दोस्तों, बच्चा पैदा होने के पहले ही उनका माता पिता है जो कह देते हैं कि बच्चा पैदा होगा तो ये करेगा वो करेगा, मतलब कि वो अपने जो कामकाज का वो अपने खुद ही निर्भर कर लेते हैं कि ये करेगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निर्भर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, उद्योग में धंधा में कभी कभी मंदी पड़ जाने के कारण वो अकस्मात यानी अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपनी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। दोस्तों, अचानक परिवर्तन हो जाने के कारण मनुष्य को पेशा में बदलाव करना पड़ता है कि एक काम पर मंदी आ जाने के बाद किसी अन्य पेशा को अपना ले ताकि कुछ दिन के लिए समय चल सके। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपनी पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा है। दोस्तों, अगर पेशा नहीं बदला जाए तो वो स्वतंत्रता में भूखा मर सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। दोस्तों, पूरे हिंदू हमारे भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। वो किसी भी काम कर सकता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। दोस्तों, जातिवाद को लेकर भारत में बेरोजगारी का बहुत ही जो प्रत्यक्ष है वो कारण बहुत बड़ा बन चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की अस्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़ित इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवश तावस करते हैं। ऐसी स्थिति अस्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, ऐसे स्थिति में कम काम देते हैं और दोस्तों जातिवाद के कारण ही वो काम पे नहीं लगाते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्वाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की अस्वाभाविक प्रेरण रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों
में जकड़कर निष्क्रिय कर देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेते हुए मेरे द्वारा जाति प्रथा को आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरे आदर्श समाज स्वतंत्रता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। दोस्तों, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व यानी भाईचारों पर आधारित होगा। यह ठीक नहीं? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारों में कोई किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। दोस्तों, उसमें गतिशीलता मतलब कि जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ऐसी समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों का यह वास्तविक रूप है। दोस्तों, बताया जाता है कि जैसे दूध में पानी मिला देने के बाद पानी का असर नहीं पड़ता, वैसे मिश्रित भाईचारों में ऐसा होना चाहिए कि वास्तविक रूप में किसी का पता नहीं लगे कि वो मिश्रित है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचार की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। दोस्तों, पहला पार्ट खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, हमारा न्यू बैच स्टार्ट 1 अगस्त 2022 को शुरू होने जा रहा है 10th क्लास का। तो दोस्तों, आप लोग अवश्य जुड़िएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में।